बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे यकीनन उन गैर कानूनी गैर मुल्कियों की जो पाकिस्तान में अरसा दराज से यहाँ पे आबाद हैं और उनको ये लगता था कि हर राइड उनकी फ्री राइड होगी, वो यहाँ जुर्म करेंगे, उन्हें कोई पूछेगा नहीं, वो यहाँ कारोबार करेंगे, उनसे कोई टैक्स नहीं ले सकता, ये सारे मामला। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी ख़बर इस वक्त जो है वो मिडल ईस्ट से आ रही है, क्योंकि मिडल ईस्ट आजकल जो है वो खबरों का गढ़ बना हुआ है। वहाँ पे एक और ख़बर जो बड़ी आई है वो ये है कि जनाब कतर के जो नेवल ऑफिसर्स थे, जो इंडिया के जो काम कर रहे थे, कंपनी थी वहाँ पे, वहाँ उन्हें कतर में जासूसी के जुर्म में पकड़ा गया और प्रॉपर ट्रायल के बाद उन्हें सज़ाए मौत सुना दी गई है। पाकिस्तान के एक और मौक़िफ़ की तायीद हो चुकी है कि इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, अपने पड़ोसी ममालिक में, बल्कि मिडल ईस्ट में, बल्कि यूरोप में, बल्कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो यकीनन ये एक और आई ओपनर है दुनिया के लिए। कनाडा में जो निजर के कत्ल के बाद कि इंडिया क्या कुछ कर रहा है अपने इस पूरे इलाके के अंदर। अब बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। मौजू में यकीनन गैर मुल्कियों के हवाले से हुकूमत ने एक सख्त स्टांस लिया, और वो स्टांस ये था कि जी जिन जिन के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो वापस अपने अपने मुल्कों में चले जाएं। लेकिन इसको पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर अफगानिस्तान रजीम ने एक मखसूस रंग देने की कोशिश की और ये कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो अफगानियों को टारगेट किया जा रहा है। जबकि निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुगटी ने यह बात कही है कि हम उन बलोचों को भी टारगेट कर रहे हैं जो ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए, हम उन बिहारियों को भी टारगेट कर रहे हैं जो अरसा दराज से यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, हम उन अफगानियों को भी टारगेट कर रहे हैं जो अरसा दराज से पाकिस्तान की मेज़बानी हासिल कर रहे हैं लेकिन फिर पाकिस्तान के ऊपर ही दुश्मनाम तराजी भी करते हैं। तो इस हवाले से रियासत ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसला लिया और अब तक की इतलात के मुताबिक जो डेटा सामने आ रहा है वो 70,000 से ज़ायद जो गैर मुल्की गैर मुकीम जो पाकिस्तानी यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे जो पाकिस्तान में थे वो वापस जा चुके हैं। और डेडलाइन जो है जनाब 31 अक्टूबर तक है, इसमें तौसी नहीं होगी। इसके बाद सेंटर्स बनेंगे, उन सेंटर्स, उन होल्डिंग सेंटर्स के अंदर बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया की जाएंगी। पूरे पाकिस्तान से इन गैर कानूनी लोगों को इकट्ठा करके उन सेंटर्स में रखा जाएगा और फिर वहां से डिपोर्ट किया जाएगा। यह सिलसिला कार है और इसके अंदर कोई एक्सटेंशन भी नहीं होगी। किस कदर अहम फैसला है और इससे पाकिस्तान में अमन अमान के मसाइल किस कदर हल होंगे, इससे पाकिस्तान में जो मईशत में स्मगलिंग के हवाले से बात की जा रही थी वो किस कदर जो है वो कम होगी, ये पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है शनीला अम्मार साहिबा ने, फारूक आदिल साहब ने, आगा इकरार हारून साहब ने, ताहिर नईम मलिक साहब ने, मोहम्मद नौशाद अली साहब ने और सज्जाद अनवर साहब ने। तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल शनीला साहिबा आपसे होगा, क्या 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला मुकम्मल हो पाएगा? यासिर, 31 अक्टूबर तक मुझे नहीं लगता कि हम मुकम्मल तौर पे इन तमाम लोगों को जो है यहाँ से उनके इनखला को मुमकिन बना सकेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि क्या इनका इनखला होना चाहिए, असल तो ये चीज़ है। देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे जो गैर कानूनी तौर पे लोग मुकीम होते हैं उनके साथ वहाँ की रियासतें क्या सलूक करती हैं, तो पाकिस्तान ने भी फिर उसी तरह का अपने वो लोग जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे मुकीम हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस हैं, तो उनके साथ रियासती कानून के मुताबिक नबर्द आजमा तो होना ही है। क्या हमने उनको ऐसे खुला छोड़ देना है कि जी आप स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व हो जाएं, आप दहशतगर्दी में भी हो जाएं, आप अगवा बराए तावान में भी हो जाएं, आप हमारे लोगों को हरासा करने में भी हो जाएं, यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे आप प्रॉपर्टीज बनाएं, उन प्रॉपर्टीज का टैक्स जो है उसको अदा नहीं करें और रियासत को नुकसान पहुंचाते रहे और हम कहें कि जी नहीं, हम सबसे ज्यादा दर्द दिल रखने वाली कौम है तो इसलिए हम उनको यहाँ पे रहने दें। ऐसा नहीं होता, दुनिया में भी कहीं ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान तो वैसे एक तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ पे आपके अपने लोगों के लिए रोजगार के मसाइल हैं, महंगाई का यहाँ पे इजाफा हो रहा है। जो रियासत है उसने अपने वसाइल को अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च करना है। तो जो गैर, देखिए, पनाह गुनजीन जो है अफगानिस्तान के कब से हमारे मुल्क के अंदर जो है वो मुकीम है, हमने अपने उनके लिए बाजुआ रखे हुए, उनको अपने मुल्क के अंदर रहने की इजाजत दी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आके रियासत ने अब अपने कानून के मुताबिक उनके साथ निपटना है। या तो वो जो यहाँ पे रह रहे थे वो यहाँ की नेशनैलिटियां जो कानूनी तरीके से ले लेते और पाकिस्तान के शहरी बनते, जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज बनाते या जो भी रोजगार करते उसका टैक्स अदा कर रहे होते, रियासत के भी
जो वसाइल उसमें इजाफा हो रहा होता तो रियासत उनके साथ उस तरह सलूक करती जैसे अपने शहरियों के साथ करती। बाहर के मुल्कों में हमारे भी पाकिस्तानी जाते हैं, जब वो वहाँ की नेशनैलिटियां ले लेते हैं, वहाँ के शहरी बन जाते हैं, तो उनको वहाँ की हर तरह की फैसिलिटीज मिलती है। लेकिन जो गैर कानूनी वहाँ पे पकड़ा जाता है, सऊदी अरब में आप देख लें 13,000 ऐसे अफगानी पकड़े गए जिनका पासपोर्ट पाकिस्तान का जाली निकला है। तो क्या सऊदी अरब उनको वहां पे रहने देगा कि नहीं जी हम आपको अपने दिखाते हुए हमदर्दी यहाँ पे रहने उनके लिए तो कोई बयान नहीं आया कि ये इस फैसले की मजम्मत करते हैं और इसे नाकाबिले अमल हम करार देते हैं। देखे ना, वो दुनिया की ताकतवर लोग हैं ना, उनकी मैशत मजबूत है। पाकिस्तान चूंकि तरक्की पजीर मुल्क है तो इसलिए सबका जोर इसी के ऊपर चल रहा होता है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। हाँ, ये है कि जो हुकूमत अपने इंतजाम बता रही है कि हमने सेंटर्स बनाए हुए हैं, वहां पे लोगों को लेके आएंगे, उनका मेडिकल चेकअप होगा, फिर उनको उनके मुल्क में भिजवाया जाएगा, उस प्रोसेस में टाइम लग जाएगा। ये कहना कि 31 तक हम उन तमाम लोगों को उनके घरों में वापस भेजने में कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा अभी नहीं होगा। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस होना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने मुल्क को अमन व अमान कायम करना है, अपने मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करना है, तो आपको गैर कानूनी तौर पे जो लोग यहाँ पे मुकीम है उनको निकालना, क्योंकि उन लोगों को आसान होता है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व करना, क्योंकि जाहिर है जब उनके पास रोजगार नहीं होगा और उनके पास कोई और वसाइल नहीं होंगे, तो ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों के जरिए पैसा कमा के अपने जो फैमिली है उनका पेट पालने की कोशिश करेंगे। तो ये रियासत का एक दुरुस्त फैसला है, पाकिस्तानी अवाम को इसको सपोर्ट करना चाहिए। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, सर ये फरमाइएगा कि अगर हम डेटा की तरफ जाएं तो UNHCR का डेटा सामने आया है और उन्होंने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि 5.7 मिलियन से बढ़कर जो अफगान महाजरीन हैं जो अफगानिस्तान से बाहर मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहे हैं 6.1 मिलियन हो गई है, और इसका 90% जो है 90% वो ईरान और पाकिस्तान में अफगानी बसते हैं। तो अब तो अफगानिस्तान की सूरत हाल कुछ ख़राब नहीं है, तो अब अगर इनको वापसी भेजा जा रहा है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर दुश्मन तराजी करना क्या ये जस्टिफाइड है? देखें, ये जो पाकिस्तान पर दुश्मन तराजी का मामला है ना, ये अफ़गानिस्तान की रिवायत है, और अफ़गानिस्तान की ये रिवायत जो है ये आज से नहीं है, इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। क्रिकेट मैच देख लेना आप बाज़ लोग कहा करते हैं कि ये कज़न्स हैं हमारे, एक और मुल्क का भी नाम लेते हैं और अफ़गानिस्तान का भी, और कज़न से जो रिश्ता होता है वो उस तरह का नहीं होता, बहुत ही फेयर किस्म का, उसके अंदर आज पंजाबी के एक लफ्ज़ शरीका पैदा हो जाता है। तो अफ़गानिस्तान ने हमें शरीका बनाया हुआ है, और हर मामला आप ये देखें ना कि क्रिकेट का मैच होता है और वो क्रिकेट के खिलाड़ी जिनकी सारी ट्रेनिंग हमारे यहाँ हुई, जिन्होंने पेशावर के क्रिकेट ग्राउंड्स में खेला, वो किस तरह से इंडिया से भी ज़्यादा दुश्मनी का मुजाहरा करते हैं क्रिकेट के ग्राउंड में, धक्के देते हैं, ज़ख्मी करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से जो अफ़गान नेशनल्स हैं वो हमला कर देते हैं। तो ये उनका माइंडसेट है। अब आप ये देखें कि इधर पाकिस्तान तो उनको नहीं निकाल रहा, ख़बरें मौजूद हैं ईरान भी यही कार्रवाई कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? बुनियादी तौर पर ये जराइम पेशा लोग हैं, और यहाँ हमारी जो माजी में पॉलिसियाँ रहीं वो गलत पॉलिसियाँ थीं, उन्हें खुली छूट दे दी गई पेशावर तोरखम से लेकर कराची तक कि आप बग़ैर कोई टैक्स दिए आप अपने ट्रक चलाएं, आप कारोबार करें, आप असला फैलाना चाहते हैं वो फैलाएं, आप ड्रग्स फैलाना चाहते हैं वो फैलाएं। तो ये मुजरमों के गिरोह हैं, और यहाँ इन्होंने अपने माफियाज बनाए हुए हैं जो यहाँ लोगों को चलाते हैं। ये एक तो स्टैब्लिश फैक्ट है, और जिससे हमें निकलने के लिए ये फैसला किया गया। वो कार लिफ्टर्स का ग्रोह पकड़ा गया तो कई जगह पे उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लेने की कोशिश की, बायोमेट्रिक लेने की, वो कह रहे रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास। जी बिल्कुल, बाद में पता चला कि ये अफगान नेशनल। इसी तरह से आपके गली मोहल्ले में ये जो अफगान तनूर लगा के बैठे हुए हैं, ये लोग आपको भी आपके साथ मिसबिहेव करते हैं। एक हमारे मोहल्ले में आया, उसने तनूर बनाया, वो तोल के पेड़ा बनाता था रोटी का। तो मैंने कहा यार तो अंदाजे से कर लो। कहता है कोई हमको तुम्हारी तरह बेईमान है, हम तो तोल के ठीक देते हैं। भाई हम कहाँ से बेईमान है, हमें भी अंदाज़ा है, पता होता है कि कितनी रोटी। कहने का मतलब ये है कि वो कोई अपने आप में ईमानदारी की भी बर्तरी पर मौजूद हैं, कोई नस्ली तफाखुर भी उनमें मौजूद है, और वो सारी दुनिया को इसी तरह लूट लेना चाहते करें ना, अपने मुल्क में करें, तो अपने मुल्क में जाके करें। एक जुमला आप अगर इजाज़त दें, आपने जो इंट्रो में बात की कतर के फैसले की,
इंडिया के जो फौजी नेवल ऑफिसर्स जो है, नेवल ऑफिसर एक हमारे पास भी है, 8 नेवल ऑफिसर्स हैं जिनको सजाए मौत दी गई। देखें, इंडिया एक संजीदा या जिम्मेदार मुल्क नहीं है। हमसे मुराद पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बार बार दुनिया को बावर करा रहा है, और अब ये अल्लाह ताला का शायद निज़ाम है कि इंडिया बेनकाब हो रहा है। वह कनाडा में बेनकाब हुआ, हमारे साथ तो वो है ही बेनकाब, अमेरिका में हुआ, अब कतर में भी हो गया है। अब कहना ये है, पाकिस्तान की तरफ से पैगाम ये है, या कम से कम पाकिस्तान के सिटीज़न के तौर पर मेरी उन दोस्त ममालिक के उन लोगों से दरख्वास्त है, उन लोगों के लिए पैगाम ये है कि ये जो तुम्हारे दिल धड़कते हैं उनके लिए ज़रा आप सोचें। दरअसल वो सिर्फ हमें पामाल नहीं और ताराज नहीं करना चाहते, दुनिया को, वो आपको भी ताराज करना चाहते हैं, वो आपको भी तबाह करना चाहते हैं। पॉइंट आ गया जी। जुल्म जब हद से गुजरता है तो मिट जाता है। नौशाद साहब, आपको इसमें शामिल करूंगा सर। क्या ये पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान की रियासत ने अफगानों के लिए लाई है, जिसे बार बार पाकिस्तान में कुछ इंटरनल फोर्सेस भी इस तरफ निशानदेही कर रही हैं और एक्सटर्नली भी अफगानिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, या ये पॉलिसी जो है बिलउमूम सबके लिए है जो गैर कानूनी है यहाँ पे? देखिए, ये तो आज जो आपके वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब है, उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात कही है कि अब चूंकि बदकिस्मती से अफगानी हैं ही बहुत ज्यादा, यानी जो गैर 90% हमारे पास है, तो क्या करें हम फिर? हाँ जी, गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है या गैर मुल्की हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा तादाद अफगानियों की है। तो अल्टीमेटली वो ऐसे लगता है जैसे कोई अफगानिस्तान के या अफगानियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है। ये बिहारी, बंगाली, इवन ईरान में भी आप देखिए, आज बात करते करते उन्होंने ईरान का रेफरेंस देते हुए वो आगे निकल गए। तो हो सकता है कि चंद ईरानी भी हो। आपको पता है कि इनकलाब ईरान के बाद बहुत से ईरानी जो है वो पाकिस्तान आए थे, और फिर इसी तरह का मामला है। असल में ये जो मामला है ना, ये बड़ा पेचीदा सा है। ये जो हमारी जमातें हैं, जो बात जमातें सपोर्ट कर रही हैं, ये इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही कि उनको कोई शायद इससे कोई फायदा है। उनको सिर्फ फायदा इतना है कि उनकी जो वोटर लिस्ट है उसमें कमी होगी, और अल्टीमेटली जब वोटर लिस्ट में कमी होगी तो उनको लगता है कि आइंदा इंतखाबात में उनके लिए मुश्किल है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई वोटर लिस्ट में कमी, मतलब इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट में गलत उनका इंदराज हुआ था ना, फिर कमी का मतलब जी, गलत इंदराज। ये तो बड़ी ओपन हो चुकी है ना बात। देखिए, पासपोर्ट ऐसे तो नहीं जारी होते ना, 12,000 पासपोर्ट तो है सऊदी अरब सर, जिनका जाली शनाख्ती कार्ड है उनके हैं, डेटा नहीं है, जाली शनाख्ती कार्ड वाले भी हैं ना, तो फिर इंदराज कैसे? सबका तो नहीं है ना, जाली शनाख्ती कार्ड वाले लीगल है। अभी वजीर दाखिला ने ये बात से कह दी। आप सिर्फ ये देखिए कि ये एक मुल्क की बात हुई है, सऊदी अरब की। अभी मिडल ईस्ट के कितने ममालिक हैं, कितने यूरोपियन ममालिक हैं, अमेरिका है, कनाडा है, और दुनिया ना जाने कहां है। सो इसलिए ये तो अभी पता नहीं क्या मामलात हैं। ये तो अभी मामलात अभी मजीद, अभी तो हमने सिर्फ शुरू की है बात, तो अभी तो बात शुरू हुई है, तो ये सारी चीखें निकल रही हैं। असल मामला तो जब खुलता चला जाएगा तब समझ में आएगा कि ये मामला कहां तक पहुंच चुका है। सो इसलिए इस वक्त जो सिचुएशन है, आप देखिए कि आप यूएनएचसीआर की रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन ये जो डेटा यहां पे उस तरह से कंपाइल्ड नहीं है। अभी वजीर दाखिला ने यह भी बात क्लियर की है कि अगर यहां कोई अफगानी खातून शादी करे तो उसको नेशनैलिटी मिल सकती है, लेकिन अगर कोई फर्ज कीजिए कि वो पाकिस्तानी खातून के साथ शादी करके नेशनैलिटी नहीं ले सकता अफगानी। सो हमारे भी कवानीन है। मसला यह है कि क्या अफगानी हमें इस चीज की इजाजत देंगे जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं? बड़ी सही बात की आपने। तो इसलिए हमें ये देखना है, हमें अपने हालात को देखना है। वो जो फ्री राइड जिसकी आपने हवाला दिया था, आप देखिए कि आपको तो पैसे कोई नहीं देता। दोस्त ममालिक भी शराइत के साथ पैसे देते हैं। जिन हालात को इन अफगानियों की वजह से हम पहुंच चुके हैं, यहां पे असले से लेके, ड्रग्स से लेके और स्मगलिंग से लेके और न जाने क्या क्या। अभी तो ये डॉलर का जो कुछ हमारे साथ हुआ है, ये तो बिल्कुल सामने की बात है। ये कोई ढकी छुपी बात रही नहीं। तो इसके बाद भी अगर कोई ये समझता है पाकिस्तानी कि जी अफगानियों को उनके मुल्क नहीं जाना चाहिए, और ये सिर्फ बात गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों के लिए हो रही है। कोई वीजे पर है, कोई यहां पढ़ रहा है, कोई जेन्युइन बिजनेस के वीजे पे आया हुआ है, या पाकिस्तानी कवानीन का पाबंदी से वो काम कर रहा है, तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ना ही उसको प्रॉब्लम किया जाएगा। लेकिन ये जो अब वो फ्री राइड वाली दुनिया बदल चुकी है, आपको पता है दुनिया के इस वक्त माशी हालात क्या है, हमारे माशी हालात क्या है, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी सड़क इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। इनकी आबादी की वजह से जो हम पर बोझ आता है, ये सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन हमें 1 रुपए का फायदा नहीं देते, टैक्स नहीं देते, क्योंकि वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम ही इसलिए है कि वो हमें कोई 1 रुपया नहीं देना चाहते। यहां से जरे मुबादला कमाकर अफगानिस्तान ले जाना चाहते हैं, वहां पैसा भेजकर अपनी फैमिलियों को खुशहाल करना चाहते हैं। ये जो काश जरे मुबादला है, कमाएं वो सर, कहा करते हैं कि ये जोक स्मगलिंग है। को कमाना हम कब से कहना शुरू हो गए। सर निशात साहब पॉइंट आ गया सर आपका, मैं सजाद साहब आपको इसमें शामिल करूंगा। सर ये फरमाइएगा कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा है जी जो इस तरह खुली छूट दे दे कि आओ हमारे मुल्क में कारोबार को भी हाईजैक कर लो, आबादियों को भी हाईजैक कर लो, जो दिल चाहे करो, वारदातें करो, डकैतियां करो, फिर उसके बाद तुम्हारा कोई यहाँ पे शनाख्त भी कोई ना हो और वापस चले जाओ, फिर कुछ अरसे के बाद वापस आ जाओ, दहशतगर्दी करो, फटो, फिर वापस चले जाओ। तो ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की जो रियासत जो फैसला ले रही है, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल कवानीन के कितने ऐन मुताबिक है? वापस फट के तो ऊपर जाता है, वापस नहीं आपने जाता। कहा कि और सहूलतकार भी होते हैं ना सर। हाँ, ठीक है। आपने कहा कि कोई ऐसी रियासत है जी है। जो ये सारी खुली छूट दे सकती है, तो यस, पाकिस्तान ने पिछले 30-40 साल से असल बात। लोगों को ये खुली छूट दिए रखी, और यही वजह है कि अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा ख़तरा जो पाकिस्तान ने फेस किया वो टेररिज्म का था, वो गन्स की स्मगलिंग का था, वो ड्रग्स की स्मगलिंग का था, और वो पाकिस्तान की मईशत को ब्लीड करने का जो ख़तरा था वो हमने भुगता 30 साल से। ये जो डॉलर हमने रोका है, डॉलर की स्मगलिंग, ये पिछले 30 साल से हो रही थी। ये जो हमने अपनी अजनास की स्मगलिंग रोकी है, ये पिछले 30 साल से हो रही थी। और ये जो इस वक्त हम कह रहे हैं कि जो गैर कानूनी लोग हैं ये वापस चले जाएं, ये पिछले 30 साल से इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आए हैं कि उनका 70-80% हिस्सा पाकिस्तान में सेटल हो चुका है और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक शहरियत हासिल कर चुका है। तो अब पाकिस्तान इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि वो मज़ीद बोझ बर्दाश्त कर सके, और पाकिस्तानी रियासत ने अगरचे ताख़ीर से फ़ैसला किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत थी और ये बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। मैं आज वज़ीर दाखिला साहब की जो मीडिया टॉक है वो सुन रहा था, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने एक जियो फेंसिंग की हुई है, उनके इल्म में है कि किस देहात में, किस कस्बे में, किस शहर में कितने लोग इस वक्त गैर कानूनी तौर पर आबाद हैं। गुड। और ये वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा है कि जैसे 31 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने GHQ का दौरा किया है। आर्मी चीफ से भी उन्होंने मुलाकात की। शुरका को बैनुल अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने इस मौके पर शुरका से खिताब भी किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के इदारे दुश्मन कुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी अवाम की मुसलसल ताउन से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। दानिश्वरों, सिविल सोसाइटी की ज़्यादा जिम्मेदारी ये है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारी अवाम, खास तौर पर नौजवान नस्ल, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडा से मुतालिक अपनी मालूमात में इजाफा करें, और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि इसका मुकाबला भी करें। शुरका ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है और इस मौके पर शुरका को बैनुल अक़वामी इलाकाई सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफ किया गया। कौमी सलामती सूरत हाल के हवाले से भी उनको ब्रीफिंग दी गई है। शुरका को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के हवाले से वो तमाम तरह इक़दाम जो उठाए जा रहे हैं उनके हवाले से भी आगाह किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं और क्या मजीद बातचीत हुई है, जान लेते हैं इमरान मनसब खान से। इमरान मनसब, मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की, क्या गुफ्तगू हुई, किन मौज़ूआत पर बात हुई? जी बिल्कुल, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने जो है GHQ रावलपिंडी का दौरा किया है, और इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के इदारे दुश्मन कुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम के मुसलसल ताउन से इंशाल्लाह कामयाबी
हमारा मुकद्दर होगी। और उनका ये भी कहना था कि दानिशवरों और सिविल सोसाइटी की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारी आवाम, खसूसी तौर पर नौजवान नस्ल, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडे के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करे और उसका वो मुकाबला करे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि हर एक पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिस पर किसी भी कीमत पर समझौता करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनका ये भी कहना था कि हम एक मजबूत कौम है जिसने अमन और इस्तेहकाम के हसूल के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान मनसब खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ये थी PTV ताज़ा तरीन। Capital, effect of uncertainty in consumer and investor behavior, effect of reentrenchment of this specific industry and location, increased cost of the security analog in a security and terrorist tax, impact on supply chain, smuggling of currency for bleeding the country economically, smuggling of edible products to create serious food security in the target country, encouraging undocumented economy, controlling routes for the disrupting supply chains, attacking and harassing the local and the foreign investors. And आप मुझे बताएं, तो इस हवाले से तो पाकिस्तान क्लासिक एग्जांपल मैं आपको एग्जैक्टली ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे फैक्ट, ये मैंने कोई नहीं लिखा हुआ है, ये इंटरनेशनल 2005 में जो पैरामीटर बनाए गए थे कि इकोनॉमिक टेररिज्म है क्या और कि जो किसी मुल्क पे लांच की जाए, ये वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है, बताइए कौन सी ऐसी चीजें जो पाकिस्तान में इसमें नहीं है। चाइनीज को ये लोग टारगेट करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स को ये लोग टारगेट करते हैं। जैसे दिल चाहता है पाकिस्तान की पूरी मेन स्ट्रीम सड़कें बंद कर देते हैं बड़े कंटेनर खड़े करके, जिसको उसने इसका ये फैक्टर लिखा हुआ है कि जो सप्लाई रूट चेन है, अपना सप्लाई चेन है, उसको डिस्टर्ब करना। कौन सी ऐसा पॉइंट है जो कि पाकिस्तान में ये लोग नहीं कर रहे हैं? फिर क्यों नहीं रियासत मानने को तैयार है क्लियरली कि हमारे पे इकोनॉमिक टेररिज्म लॉन्च हुआ हुआ है? हम अभी भी शाये हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई है, इसलिए हम शाये हैं कि वो हमारा मुस्लिम ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन मुझे और आपको तो क्लियर हो गए है ना हम कहाँ खड़े हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड की आपने बात की, ये सवाल मैं लेके जाऊंगा डॉक्टर ताहिर के पास। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, मैं तुर्की जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे उन्होंने हमें शामियों से मुलाकात कराई और जो शाम के पनाह गुज़ीन थे उन्हें कैंप्स के अंदर रखा गया था। ईरान के अंदर भी जो UNHCR की रिपोर्ट है कि जितनी तादाद पाकिस्तान में तकरीबन उससे थोड़ी सी ज़्यादा जो है ईरान में, लेकिन उन्होंने भी कैंप्स के अंदर रखा हुआ है। ये जो हुकूमत का फैसला है कि इन्हें होल्डिंग सेंटर्स के अंदर रखा जाएगा, ये कितना मुफीद फैसला होगा पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए और इकॉनमी के लिए, कि हमें पता होगा कि ये लोग यहाँ इस सेंटर में मौजूद हैं, यहाँ से एंट्री एग्जिट जो भी होगी वो रिकॉर्ड पे होगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की, ब्यूटी लाइज इन डिटेल। हमारे पास जब तक ये डाटा नहीं होगा कि कुल तादाद कितनी है, नंबर कितना है और किस कैंप में कितने हैं, तो ये गफलत के हम मुर्तकब हुए हैं। अब ये अच्छा इकदाम है, कोई भी रियासत गैर कानूनी तौर पे गैर मुल्कियों का वजूद बर्दाश्त नहीं करते। तुर्की की आपने मिसाल दी, तो जब वहाँ ये तालिबान का टेक ओवर हुआ है तो वहाँ से जो लोग गए हैं, टर्की ने उन्हें कहा है कि अगर आप $1 लाख का यहाँ तुर्की में बैंक अकाउंट खुलवाएं और बिजनेस वीज़ा हम आपको 10 ईयर्स का फैमिली का देंगे, रेजिडेंस परमिट होगा और कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, $1 लाख $1 लाख। तो उस वक्त उन्होंने वो सारा वो उसको कर लिया। तो हमें कौमें एक पॉलिसी देती, जिस तरह आज कोई ये बात करेगा इन अफगान माजरीन के हक में तो अनफैशनेबल लगेगी और सिक्योरिटी रिस्क लगेगी। तो 40 साल जो लोग ये सवाल उठाते रहे, उन्हें रियासत ने कहा ये बैरूनी एजेंडे पे हैं, ये अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं, ये इस्लाम दुश्मन है, ये जोग्राफियाई गहराई और मुस्लिम ब्रदरहुड के कॉन्सेप्ट से आसना नहीं है, ये इंसार और माजरीन के रिश्ते को नहीं ये जानते। तो वक्त के साथ रियासत बदलती है, अपना बयानिया बदलती है नई ज़रूरियात के तहत, अच्छी बात है। लेकिन जब ये इकनॉमिक टेररिज्म हो रहा था, जब यहाँ ड्रग्स आ रही थी, जब यहाँ क्लाशनकोफ आ रही थी, तो जिन इदारों का, जिन हुकूमतों का ये काम था
कि वो दिफाए वतन में ये आंखें खुली रखते, तो उन्होंने आंखें बंद क्यों रखी हैं? इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और मैं इस चीज की तरदीद करता हूँ कि हम किसी कम्युनिटी को जराइम पेशा कहें, खा वो अफगानी हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, किसी को कोई नहीं कहा। कम्युनिटी को ये कहा जाए सर साबित हुआ है ना, रिकॉर्ड ले लें, डेटा ले लें। वो सारी कम्युनिटी तो नहीं, सारी नहीं है, सारी ये नहीं, सारी कोई भी नहीं कह रहा, नहीं, ये कोई भी नस्ली नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा, कमेंट है, किसी ने नहीं कहा। और उनके अंदर लोग हो सकते हैं, जराइम हर माशरे नहीं, ये तो में वजीर दाखिला ने भी बात की कि हम वेलकम करते हैं। मेरी बात वो उनकी बात के वो ये तो जिम्मेदार देखे है। मैं डॉक्टर साहब, वजीर दाखिला ने भी ये बात की है। सर सुने, बात सुने, उन्होंने कहा है कि जो अफगान यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके पास कानूनी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है या बाकी हैं। क्रिकेट मैच जीतता है पाकिस्तान तो बरतानिया में पाकिस्तानी जुलूस निकालते हैं। क्या बरतानिया के लोगों ने कहा आप गद्दार हैं, वापस चले जाएं? सर यहाँ जुलूस तो नहीं है, दुबई में जो हुआ स्पोर्ट्स को डॉक्टर साहब जो दुबई में हुआ यार, दुबई में हुआ, मारा है, वो पहली दफा जीत गए तो क्या हो गया? आप थोड़ा दिल बड़ा करें। कल तक आप अंसार और माजरीन बने हुए थे, अब आपने जूता उठा लिया। पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। आप कम से कम इंसानियत का तो डॉक्टर साहब पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया जी। कल तक आपने दहशतगर्द दुनिया के यहाँ बुलाए, बैंक अकाउंट खुलवाए, मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट थे उन्हें पनाह दी, किन्होंने पनाह दी? क्या वो अफगानी थे? जी पूरी दुनिया से आपने पनीरी लगाई, पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डाला। डॉक्टर फारूक साहब देखिए मैंने बिल्कुल अफगान नेशन के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की। मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते हैं, और जैसे आगा साहब ने कहा इकनॉमिक टेररिज्म में इस्तेमाल होते हैं, और जिन्होंने यहाँ ड्रग सप्लाई की। और ये बात क्या गलत है कि क्रिकेट मैच के मौके पर उनके खिलाड़ियों ने हमारे खिलाड़ियों पे हमला किया? दिखाने और क्या ऐसा नहीं है कि उन्होंने झंडे की तौहीन की? क्या ऐसा नहीं है कि स्टेडियम पे हमला कर दिया उन्होंने? ये तो वाकयात है सामने के, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। आगा साहब प्लीज जल्दी, 1 मिनट दे दें जी, टाइम कम है प्लीज जल्दी। मलक साहब इतना आप जज्बाती ना हो, क्योंकि मैंने आपको जितने ये फैक्टर्स बताए हैं, ये सारे फैक्टर्स में कौन इन्वॉल्व है आप खुद ही जवाब दे दें। जो पीआईए को ऑयल नहीं मिल रहा, ये भी अफगानियों की वजह से। जो बिजली के बिल महंगे हुए हैं वो भी अफगानियों की वजह से। यूनिवर्सली जो यहाँ 30% इन्फ्लेशन हुई है, वो पूरा आप वो डॉक्टर साहब पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया जी बिल्कुल। हमें यहाँ पे जी निशात साहब जल्दी ऐड कर लें। निशात साहब प्लीज। मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ सर, पार्टीशन 47 में भी हुई थी, हमने सिंध और पंजाब भी लगा हुआ था। ये इस तरह की इजाजत कोई नहीं देता, अगर दी गई थी तो वो रियासत की गलती थी, उसको इजाजत दी। ठीक है सर, उनका नाम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, जिन्होंने बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, उनके साथ उनके शहीदों के साथ नाम पे किताबें लिखवाई गई, जिन्होंने इजाजत दी उनकी हम बरसियां। ठीक है, पॉइंट आ गया जी। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम में दूसरा मौजूद शामिल करेंगे, साथ रहिएगा। चीन के गेट से हम सरजमीन पाक में दाखिल हुए। दरगाह बनाई जा रही है जो दुनिया की तीसरी सबसे गहरी बंदरगाह है। दुनिया भर से वो हैवी ड्यूटी शिप्स जहां आया करेंगे, ये तजारती मरकज बनेगा। शाह अल्लाह दिता कहते हैं बुद्धा ने यहाँ पे इस गार के अंदर अपनी जो भी इबादत थी, इस हवाले से ये बड़ी तारीखी जगह, बड़ी जामे कल्चरल पॉलिसी है जो बेस करती है हमारे एक इंतहाई एनविएबल कल्चरल हेरिटेज पे। जो 9 साल हो जाएंगे हमें, हमने उनकी शक्ल ली। कुरान फरमाता है कि आओ उन कॉमन चीजों पे इश्तराक कर लेते हैं जो हमारी तुम्हारी। तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं हो। देखिए चौथा सैतून हर जुम्मा से इतवार रात 10 बजे सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। वेलकम बैक जी। बात करेंगे साफ चली शफाफ चली। ये एक बयानिया था जो पीटीआई बनाती थी हमेशा से कि जी हम सबसे अलग होंगे, सबसे बेहतरीन होंगे, हमारा नाम निज़ाम शफाफ होगा, नाम बड़ा शफाफ होगा। लेकिन जैसे जैसे उनकी हुकूमत गई, हमने देखा कि एक से बढ़ के एक स्कैंडल आया। अब जो हालिया स्कैंडल आया उस सूबे से आया जिस सूबे के पुलिस वाले के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, जिस सूबे में वो रेंट के ऊपर पुलिस स्टेशन चला रहे हैं,
उनकी बिल्डिंग्स उन्होंने रेंट के ऊपर ली हुई है, उनके पास अपरेटस नहीं है, वहाँ पे जो तरक्याती काम है वो रुके हुए हैं, ना होने के बराबर हुए इस सारे टेनर के अंदर। उस सूबे के अंदर 870 मिलियन तरक्याती बजट से खर्च किए गए, जिसपे 800 मिलियन खर्च किए गए किसके लिए? सोशल मीडिया पे अपनी जाती तशहीर के लिए, एक जमात की तशहीर के लिए, और जो अवाम का पैसा था वो रियासत मुखालिफ बयानिए और 9 मई में जो रियासत मुखालिफ एजेंडे को आगे चलाने के लिए वो किए गए हैं। ये होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। कुछ अर्सा पहले भी हमने अपने प्रोग्राम में इस हवाले से डिस्कस किया, लेकिन अभी ताज़ा डिटेल्स भी सामने आई हैं जो FIA की तरफ से आई गई हैं। 800 अकाउंट्स की बुनियादी तौर पर तहकीकात की गई। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे एक मखसूस पार्टी के चेयरमैन, पार्टी और उनको जो है मज़ीद तक़वियत पहुँचाई गई, और बाद में फिर उनकी पोस्ट के अंदर ये ट्रेंड देखा कि 80 to 90% वो एक मखसूस जमात और एक मखसूस शख्सियत की तरवीज के लिए वो अकाउंट्स इस्तेमाल होते रहे, और उस पर एक अकाउंट से लेकर जितने भी अकाउंट्स थे उनमें 30,000 से लेकर 50,000 या 40,000 रुपए तक उनको प्रॉपरली सैलरीज दी जाती रही मंथली। और कहाँ से दी जाती रही? गवर्नमेंट एक्सचेकर से दी जाती रही, PSDP से दी जाती रही। इस पैसे से क्या होना था? ब्रिज बनने थे। इस पैसे से क्या होना था? अस्पताल बनने थे। लेकिन क्या हुआ? साफ चली, शफाफ चली कि इस बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए बात की गई। इस पर सवाल होगा अपने पैनलिस्ट से, और सवाल होगा शिनला साहब। PTI का एक और स्कैंडल मंजर आम पर, तरक्याती बजट से रियासत मुखालिफ बयानिया बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितना संगीन अमल है? यासिर, ये जो बात है ये सबसे पहले हमारे प्रोग्राम के अंदर जो थी ना उठाई गई थी, और आगा इकरार साहब जो थे वो सारे फिगर्स लेके आए थे, और उन्होंने बताया था कि कैसे वहाँ पे कितने लोग जो भर्ती किए गए, कितना पैसा उसके ऊपर लगा, और टीचर्स जो थी टीचर्स की जॉब्स निकाली गई, टीचर्स भर्ती हुए, लेकिन वो टीचर्स किस काम के ऊपर लगे हुए थे? वो लगे हुए थे दूसरे लोगों के ऊपर दशनाम तराजी करने के लिए। हम यहाँ पे जो बैठे हुए, हम में से ज्यादातर जो है वो विक्टिम है इस सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे का, कि ये जमात जो बनी थी, इसके जो लीडर था उसका काम यही था गालम गलोच करना, लोगों के ऊपर इल्जाम लगाना, और जो आपके मुखालिफिन हैं जब कभी वो आपके ऊपर तनकीद करे उनके खिलाफ पूरी एक कैंपेन चलानी। उसके लिए ये पूरी टीम तैयार की गई, बच्चों की जो थी ब्रेन वो जो की गई, उनको ब्रेन वॉश किया गया, उन बच्चों के अखलाकियात को तबाह किया गया, उनको गाली सिखाई गई, उनको बताया गया कि मुखालिफ को कैसे आपने इतना दबाना है गाली दे दे के कि वो बात करना छोड़ दे, वो कभी सामने ही ना आए, वो आके हमारे जो स्कैंडल्स हैं उनको बेनकाब ना करे, जो करप्शन उस दौर के अंदर होती रही उनके ऊपर कोई बात ना करे। मैं खुद विक्टिम हूँ, हमारी बहुत ज्यादा फीमेल जो सहाफियां वो विक्टिम्स हैं। उस दौर के अंदर उन्होंने लेटर्स लिखे थे, उन्होंने सेनेट की कमेटीज के अंदर वो लेटर भेजे थे, और वहां पे जो इंसानी हकूक की मिनिस्टर होती थी वो श्री मजारी साहबा, वो सुनती भी नहीं थी, वो इस पे अमल भी नहीं करती थी, हालांकि वो इंसानी हकूक की अलंबरदार थी, खुद खवातीन थी। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो उस वक्त मेरे ख्याल इंसानी हकूक की कमेटी को हेड कर रहे थे, उन्होंने बुलाया भी था शायद। बिल्कुल बुलाया था, और उन्होंने सबसे ज्यादा इसका नोटिस भी लिया था, और उन्होंने सॉलिडारिटी शो की थी इन तमाम सहाफी खवातीन के साथ। देखिए, लेकिन उस वक्त की वफाकी वजीर जो इंसानी हकूक की थी उन्होंने मजम्मत नहीं की। वो क्यों करेंगी? क्योंकि वो एक प्लानिंग के तहत वो ये लोग काम करते, एक एजेंडे के तहत वो लोग ये काम करते, क्योंकि उनका एजेंडा यही था मुखालिफिन को इससे दबाना। देखिए, एक दफा मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन चली ट्विटर के ऊपर, जो गालम गलोच हो सकती थी वो की गई, घटिया किस्म की मीम्स बनाई गई, जो इल्जामात लगते थे लगाए गए, और कुछ दिनों के बाद स्क्रीनशॉट आए व्हाट्सएप ग्रुप के जो अजहर मशवानी का था, कि वो अपने लोगों को बता रहा था कि जी ये शनीला अमार है और आप लोग जाएं और जाके इसके खिलाफ ये आपने ट्वीट्स करनी है। ये तो सबूत जो था वो सामने आया। उसके बाद वो मुकर गए, जो इनका होता है कि जी ये फेक होते हैं सब कुछ है, लेकिन ट्विटर पे सब कुछ मौजूद था। तो ये तो किसी से ढकी छुपी चीज ही नहीं थी। ये अब अलग बात है कि अब रियासत ने इसको रियलाइज किया, सामने सारी चीजें लेके आ गए, लेकिन हम तो कब से बात कर रहे थे कि ये जमात आई ही इसीलिए थी कि इस मुल्क की अखलाकियात को तबाह करे। ठीक है मैडम, पॉइंट आ गया। डॉक्टर फारूक साहब, इसमें आपको शामिल करूंगा। सर, ये है सोशल मीडिया पर PTI की शोहरत का राज। अच्छा, आपकी जो गुफ्तगू है उसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है कि रियासत के ख़िलाफ़, रियासत के ख़जाने से ये काम किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों किया गया। इसी में आपके सवाल का जवाब मौजूद है। ये मैं बार बार इसी प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि दो मकासद थे इस सियासी जमात के। नंबर 1,
वो डिफ़ॉल्ट की तरफ से बाय डिज़ाइन इस मुल्क को लेके जा रहे थे। उनका एजेंडा था, शुरू में कह दिया गया था, उनके अपने मुशीरों ने कह दिया था कि आपने दुरुस्त रास्ता इख्तियार नहीं किया मईशत का, और चूँकि नहीं किया लिहाजा अब इसकी बेहतरी का कोई इम्कान नहीं है। उसके बाद जब उन्होंने अपनी रविश नहीं बदली तो ये स्टेबल हो गया। लेकिन बाज़ लोग जो जानते थे पहले से जानते थे कि इनके दो मकासद हैं, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करके नंबर 1 पाकिस्तान के आइन की इम्तियाजी हैसियत और उसकी शनाख्त को ख़त्म करना और पाकिस्तान को उस आइन की शनाख्त से महरूम करना। दूसरा ये था कि पाकिस्तान को उसके दिफाई असासों से यानी एटमी असासों से महरूम करना। आप डिफ़ॉल्ट हो जाते तो सबसे पहले आपकी इन दोनों चीज़ों पे वार होना था। इसी चीज़ को प्रीएम्प्ट करके रियासत के ख़िलाफ़ ये जमात प्रोपेगेंडा कर रही थी। मेरा ये मुतालबा है, ये जो साइफर केस है ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़, लेकिन ये उससे भी बड़ा केस है। मेरा मुतालबा है कि इस पर तहकीकात भी की जाए और इस पर मुकदमा चलाया जाए। ठीक है नौशाद साहब, 80 करोड़ रुपया किसका था और जिम्मेदार कौन है? क्या हम सीएम केपी के उस वक्त के महमूद खान साहब थे उनको जिम्मेदार ठहरा कर, जो असल जिम्मेदार हैं चेयरमैन जो पीटीआई जिनकी मौजूदगी में सुबह मीटिंग, सबसे पहले मीटिंग ही मीडिया की हुआ करती थी, क्या जिम्मेदारी सिर्फ एक शख्स पे सीएम केपी के पे डाल के मामला खत्म कर दिया जाए या असल जड़ तक पहुंचा जाए कि जिम्मेदार कौन है इसका, और सजा देना कितना जरूरी है? देखिए डॉक्टर फारूक साहब ने जिस तरफ आपको इशारा किया है कि इसकी तहकीकात बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, ये मामला सिर्फ केपीके का नहीं है भाई, ये सिंध के अंदर भी ये काम हो रहा था, पंजाब में भी हो रहा था, ये गिलगित बल्तिस्तान में भी हो रहा था, आजाद कश्मीर में भी हो रहा था। ये तमाम लोग मुख्तलिफ तरह की जो भर्तियां इस सारे दौरानिये में 3-3.5 साल में ही अभी एक नाम लिया गया है, वो शख्स हैं जिन्होंने 3.5 साल की हुकूमत के बाद एक पूरी करोड़ों रुपए मालियत की रियल एस्टेट कंपनी लॉन्च कर दी। भाई मेरे ये तो जिस नौइयत का मामला था, मैं ना एक दफा नेटफ्लिक्स पे एक वो है कैम्ब्रिज एनालिटिका से मुतल्लिक द ग्रेट हैक, वो एक डॉक्यूमेंट्री है और इस तरह की कई डॉक्यूमेंट्रीज अब ये सोशल डायलेमा और पता नहीं क्या क्या आई हुई है कि लोग ये जो एक्चुअली टर्म इस्तेमाल किया, जो मैं 5-7 साल पहले से लोगों को समझाता हूं कि हमारी कौम की एक बड़ी आबादी सोशल मीडिया विक्टिम है। तो ये सारे का सारा जो बबल बनाया गया था, ये उन हजारों लाखों अफराद को इसमें इन्वॉल्व करके बनाया गया था, जो मुख्तलिफ तरह से भर्तियां की गई। आपको क्या पता कि जो बिलियन ट्री सुनामी है उसके अंदर जो लोग काम कर रहे थे या जो नए प्रोजेक्ट शुरू किया था, या ये जो परवेज खटक साहब जो साबिक वजीर आला थे उनसे मुतालिक बात की जाती है कि उन्होंने अपने भतीजे भांजे बड़ी बड़ी तनख्वाहों में रखवाए। इसी तरह की जितनी भर्तियां हैं, बल्कि यहां तक मैंने तो यहां तक सुना है कि जनाब जिनकी तरक्कियां होती थी, जिन बड़ी बड़ी पोजीशंस पे काम करते थे, उनके जिम्मे लगी हुई थी आपने इतनी टीम बनानी है जो हमारी सोशल मीडिया पे प्रोपेगेशन करे, इनके एजेंडे को आगे बढ़ाए। ये पूरा एक सिस्टम था जिसको इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल थी, इनकी खिदमात थी इनके पास इंटरनेशनल कंपनियों की, वो कंपनियां जो मशहूर जमाना कंपनियां हैं। ये कैम्ब्रिज एनालिटिका जिसकी मैं बात आपको कर रहा हूं, ये मुख्तलिफ दुनिया के इंतखाबात के अंदर इन्वॉल्व रही हैं। तो ये पूरा एक तरीकेकार, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत, सिस्टम के तहत किया गया था। और अगर आप तहकीकात करेंगे तो आपको ऐसे कई 80 करोड़ जो है वो नजर आएंगे मुख्तलिफ हालत। इसी वजह से पंजाब गवर्नमेंट को अब कहना पड़ा कि कोई जो सरकारी मुलाजिम है वो सोशल मीडिया कैंपेन नहीं चलाएगा, क्योंकि ये अभी भी जारी है काम। और ये तमाम लोग जो उस जमाने में एलिवेट किए गए हैं, तरक्कियां मिली हैं या उनको भर्ती किया गया, उन सबको अगर आप काम से ज्यादा सोशल मीडिया पे किया गया। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। मुझे सिजाद साहब को, आपकी इजाजत से सिजाद साहब को इसमें इन्वॉल्व करना। सिजाद साहब ये फरमाइएगा, ये 80 करोड़ रुपया लग गया, वो कौन से तरक्याती कामों की तशहीर हुई, और ये बताइए कौन सा पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज या पाकिस्तान में टूरिज्म को फरोग किया गया? कोई ऐसी कोई इससे कोई एग्जांपल मिलती है कि 80 करोड़ रुपया लगा दिया और कोई ऐसा सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का क्रिएट हुआ हो, पाकिस्तान की टूरिज्म इंक्रीज हुई हो? यासर, मैं तो सबसे एग्री करता हूँ कि ये सिर्फ 80 करोड़ का मामला नहीं है, ये अरबों रुपए का मामला है। ये 80 करोड़ का तो ये डॉक्यूमेंट सामने आया केपी गवर्नमेंट का। असल बात ये है कि अब ये जो जमात है ना जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं, पीटीआई, ये पहले दिन से ही आप देखें
कि सबसे ज़्यादा स्पोक्समैन रखना ये पीटीआई की रवायत थी। इतने स्पोक्समैन और उनका इजलास बुलाना रोज़ाना और उनके साथ अपडेट शेयर करना और कंटेंट क्रिएट करना और फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये जो हज़ारों की तादाद में जो उनको देना। देखें, जब सहाफ़ियों की किरदार कुशी हो रही थी, जब ख़वातीन की किरदार कुशी हो रही थी और जब सियासतदानों की किरदार कुशी हो रही थी तो शायद कहीं पे इसको सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन जब ये स्टेट के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, जब इमरान खान की हुकूमत और पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो जो बराह रास्त अटैक इस्टेब्लिशमेंट पे आया, तो फिर हमने देखा कि इनके जो तय खाने थे और नीचे जो छुपे हुए गोशे थे वो सारे वो पकड़ लिए गए। और मैं अभी भी समझता हूँ कि ये जो डॉक्टर अरसलान है उसका नेटवर्क अगर तलाश किया जाए तो उसका नेटवर्क सिर्फ केपी नहीं है, उसका नेटवर्क इस्लामाबाद में है, ठीक है, या गिलगित बल्तिस्तान में है, आज़ाद कश्मीर में है, पंजाब में है, उसका सिंध में नेटवर्क है। और ये एक पैरेलल ढांचा बनाया गया था और अभी भी पीटीआई के फंड से उन लोगों को पैसे जा रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंसर्स को। क्या अभी सोशल मीडिया पे पीटीआई की कैंपेन शुरू की? तो बुनियादी तौर पर सवाल ये है कि ये जो डिस्टॉर्ट रुकी तो नहीं है, लेकिन वो जो दमखम था ना, पहले एक ट्रेंड करते थे, टॉप ट्रेंड किसी को करते थे, उसके बाद ट्रेंड्स को नीचे गिराया करते थे। मुझे लगता है कि अब ये जब मामला रुका है तो उसकी वजह से काफी फर्क पड़ गया है। रियासत के पैसे, हाँ जी, 9 मई के बाद, चूंकि वो 9 मई के बाद उनकी प्लेस वो डिस्प्लेस हो गए, उसकी वजह से एक इफेक्ट आया। लेकिन अभी आप देखें कुछ जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा, यासर आप देखिएगा कि वो फिर एक अटैक उनका शुरू होगा। तो बुनियादी तौर पर हाँ हाँ जी पॉइंट आ गया। मैं उनका सोशल मीडिया है जी। ठीक, आगा साहब आपकी तरफ आऊंगा। एक ऐसा सूबा जो दहशतगर्दी की लपेट में है, जिसने बहुत कुछ सहा है, उसके साथ इस तरह का रवैया रखना, क्या उसका वोटर नहीं देख रहा कि हमारे पैसे के साथ क्या किया? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी बहन का, शनीला का, जिन्होंने ये याद रखा कि इसी प्रोग्राम में सबसे पहले हमने ये शेयर की थी। फिर उससे फिर एक और दुख निकलता है ना, 16 महीने की पीडीएम गवर्नमेंट में क्यों नहीं एक्शन लिया गया किसी के खिलाफ? क्या ये सिर्फ केपीके में हुआ है? नहीं। क्या ये सिर्फ पंजाब में हुआ है? नहीं जी। मुझे सिद्ध का नहीं पता है, मैं सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, ये फेडरल गवर्नमेंट में भी हुआ है और लेयर्ड बाय लेयर्ड हुआ है। और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि आज भी पीटीआई का नेटवर्क जो है लेयर्ड बाय लेयर्ड कहीं ना कहीं छुप के काम कर रहा है। ठीक है, और वो खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक, पॉइंट है खत्म। मुझे देखे, मुझे मेरी बारी आती है तो भाई आप कहते हैं मुझे 1 मिनट तो दे देना, 1 मिनट मुझे दे देना कम से कम। मैं आपको फिगर शेयर करने लगा, तो मुझे कोई और नहीं है शौक देने का। सर जी, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ये खेल है तकरीबन 4 अरब रुपए की। ठीक है, जिसमें से 1.5 अरब रुपए सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का। कोई एक्शन नहीं लिया गया, पता नहीं कब एक्शन लिया जाएगा। लोग इधर ही हैं, आप इधर देखें, अपने करीब करीब लेट बाय लेट डिपार्टमेंट्स के अंदर बैठे हैं। ठीक, ताहिर मलिक साहब ये फरमाइएगा कि जो इससे हिजानी कैफियत पैदा हुई है हमारे माशरे में, हमारे नौजवानों के अंदर बर्दाश्त कम हो चुकी है, बात सुनने की आदत ख़त्म हो चुकी है, इसमें ये जो मामला है किस हद तक जिम्मेदार है वो जमात, उसका ये मजमूम एजेंडा? देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, लोगों की करैक्टर असैसिनेशन शनीला तफसील से बता रहे हैं और माशरे में अखलाक का बिगाड़ हुआ। लेकिन मैं 2-3 सवालात उठाऊंगा। एक तो ये कि FIA जो ये रिपोर्ट दे रहे, जब ये सब कुछ हो रहा था जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो FIA का काम बनता था कि साइबर क्राइम के ज़रिए उन लोगों तक पहुंचता। दूसरा, इसमें जहां गवर्नमेंट का, पार्टी एक चीज़ करे तो और बात है, सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हुआ है, तो ब्यूरोक्रेसी का इदारा भी हमारा जवाल का शिकार है। क्यों जो पार्टी वाबस्तगियों के लोगों को सरकारी मुलाजमत बनाया गया, PC-1 अप्रूव हुए, उनके लिए बजट मिनिस्ट्रियों में रखा गया और इतना इजीली उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई, जिस तरह एक अंधा रेवड़ियाँ भी नहीं बांटता अपने आप। और दूसरा ये देखें कि इसमें ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज़ डिटेक्ट हुई या नहीं। तीसरा ये कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो प्रोविंशियल लेवल पे है, जो हेडेड बाय अपोजिशन है, क्या उन्होंने ये टेक अप किया? तो सारा सिस्टम जो है वो मैनूवर हुआ था। इस सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है। ठीक, पॉइंट आ गया जी। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना आपका चार्जशीट जो है ये जी आई हैव टू वाइंड अप। मैम जल्दी से ऐड कर दे। मैंने कहा जो जितनी चार्जशीट किया गया सारा पीटीआई की तरफ ही जा रहा है। ठीक हो गया, पॉइंट आ गया जी आपका। आई हैव टू वाइंड अप जी। शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का। आज के दोनों मौजूआत को आपने समेटा। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।
हैं।